हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अपनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं किसी ट्रस्ट, एनजीओ या फिर कंपनी, सोसाइटी जो कि एटीजी 12AA के अंडर में रजिस्टर्ड है, उनकी आईटीआर कैसे फाइल करें। पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ये जो रिटर्न है ये ऑनलाइन एक तरह से लाइव जो यूटिलिटी प्रोवाइड की गई है उसी तरह से फाइल होगी। अभी इसको ऑनलाइन पोर्टल पर आपको यूटिलिटी के थ्रू ही अपलोड करना होगा, JS1 फाइल के थ्रू। तो यहाँ से सबसे पहले हमें इनकम टैक्स जो वेबसाइट है ऑफिशियल, उससे हमें डाउनलोड कर लेनी है ये यूटिलिटी। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ कि ताकि आप जो है यहाँ पर भी जो है पोर्टल बनाया गया है और जो यूटिलिटी बनाया गया है उसको इस तरह से बनाया गया है कि वो एक तरह से लाइव यूटिलिटी होती है। उसमें अगर किसी चीज की कोई मिस्टेक से कोई प्रॉब्लम रहती है तो हैंड टू हैंड यहाँ पर अपडेट भी होती रहती है। तो ये बेटर है कि हम जो है इसी यूटिलिटी के थ्रू करें। यहाँ पर दोनों दी रहती है, जो ITRs है उसमें जो है यहाँ पर इन्होंने यूटिलिटी अलग अलग तरीके से प्रोवाइड की है। तो आपको ये वाली यूटिलिटी यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। बाकी अगर आप जो है अगर आप एप्पल का लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो फिर आपको यूटिलिटी फॉर मैक यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। बाकी सभी नॉर्मल तो लैपटॉप के लिए तो ये वाली यूटिलिटी वर्क करती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ यूटिलिटी ऐसी है जिनकी जो है एक्सेल यूटिलिटी भी प्रोवाइड की गई है, बट इसमें यहाँ पर इन्होंने एक्सेल यूटिलिटी नहीं दी है अभी तक। तो हमें यही वाली यूटिलिटी डाउनलोड करके उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है और इसमें यहाँ पर ये फॉर्म खुल के आ जाएगा, ITR फॉर्म 7। ये फॉर्म तब काम करेगा जब आपका जो ट्रस्ट है, सोसाइटी है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है 12AA का। तो अब 12AA का रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनको जो ITR फॉर्म्स है उसके लिए जो ITR है वो ITR 7 फाइल करना जरूरी होता है। इसमें फाइल रिटर्न पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको जो है डाउनलोड प्रीफिल्ड डाटा पर क्लिक कर लेना है। ये बेसिकली इन तीन ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका इसमें तीनों का पर्पज अलग अलग दिया गया है। अगर आपने पहले से प्री फिल्ड करके रखा हुआ डाटा उसको आप इंपोर्ट करना चाहते हैं सेव करके JSON फाइल को, तो यहाँ से होगा। अगर आपने ऑनलाइन मोड में क्रिएट करा है, पर ये वाला जो है ये इस वाले ITR के लिए वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि इसको आप ऑनलाइन जो है फाइल नहीं कर पा रहे हैं। ऑनलाइन अभी इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया है। हमें ये वाला ऑप्शन लेना है, कंटिन्यू करना है और पैन और उसकी डिटेल डालते हुए उसको प्रोसीड करना है। अगर आपने लॉगिन ID पासवर्ड क्रिएट नहीं किया हुआ है तो आप पोर्टल पर जाकर क्रिएट कर लीजिए पहले, वो काफी ईजी है, उसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। सिंपली आपको पैन कार्ड डालना है, एक ऑथराइज्ड पर्सन की डिटेल डालनी है और वहां से वो वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई करते हुए आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, उस लॉगिन ID पासवर्ड के थ्रू इस यूटिलिटी में लॉगिन कर लेना है। अदर्स में जाके फिर आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ से जो कैटेगरी है उसको सेलेक्ट करना है। अगर आप जो है एनजीओ कंपनी के लिए, सेक्शन 8 कंपनी के लिए फाइल कर रहे हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन लेना है। अदरवाइज जो है आप अगर ट्रस्ट के लिए फाइल कर रहे हैं तो ये ऑप्शन लेना है आपको। इसी तरह से आप अपने एनजीओ की कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ कि अभी हम जो फाइल करने वाले हैं वो सोसाइटी ट्रस्ट के लिए कर रहे हैं, कंपनी के लिए नहीं कर रहे हैं। सेम प्रोसेस रहेगा, फॉर्म दोनों के लिए सेम रहेगा। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आएगी कि यहाँ पर आपसे मतलब डिसाइड किया कुछ हेल्प आपकी प्रोवाइड कर रहा है यूटिलिटी कि आप चाहें तो इसकी हेल्प के थ्रू कि आपके ऊपर कौन से शेड्यूल से अप्लाइड होंगे, यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, या फिर अगर आपको ऑलरेडी पता है तो आप इसको आई नो करते हुए भी आगे प्रोसीड कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन में से कोई भी करेंगे तो आप इसको प्रोसीड कर पाएंगे। यहाँ पर इन्होंने दे दिया है क्लियरली 4% इंक्लूडिंग कंपनी, वो कंपनी जिनको जो एक सिलेक्टेड एनजीओ है, सेक्शन 80 कंपनी कहते हैं। अभी 2013 जो कंपनी एक्ट है उसके अंडर में सेक्शन 80 कंपनी पहले सेक्शन 25 में रजिस्टर्ड हुआ करती थी, तो उसके लिए इन्होंने सेक्शन प्रोवाइड किया है, सेक्शन 139 सब सेक्शन 4A 4B 4C 4D। तो वो SSC या वो पर्सन जिनको इन सेक्शन के अंडर में रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट आती है वो ITR 7 फाइल करेंगे। सेक्शन 139 सब सेक्शन 4A, इस सेक्शन के अंडर में एनजीओ, ट्रस्ट या फिर कंपनी, चैरिटेबल रिलीजियस पर्पज कुछ भी हो सकता है। और आपने अगर 12AA का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है तब तो ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आती है। अदरवाइज आप अगर चैरिटेबल या फिर रिलीजियस पर्पज के लिए आपका जो ट्रस्ट है वो वर्क कर रहा है तो भी आप इस सेक्शन के अंदर में रिटर्न भरेंगे। 139 4B में आपकी जो है पॉलिटिकल पार्टी की कवरेज दी जाती है कि इसके जो प्रोविजंस है जहां पर आप जो है 139 सेक्शन के अंडर में स्पेशली प्रोवाइड किया गया है कि आपको 139 सबसेक्शन 4B के अंडर में रिटर्न फाइल करनी है। 139 सबसेक्शन 4C के अंडर में साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, न्यूज एजेंसी या फिर 1023A के अंडर में जो इंस्टीट्यूशंस आते हैं, 1023 सबसेक्शन B के अंडर में आते हैं, या फिर फंड और इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और एनी हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन के बाद स्पेशल रजिस्ट्रेशन होता है, उनके लिए रिक्वायरमेंट आती है। और जो सेक्शन
139 subsection 4D is required to be filed by every university, college or other institution which is not required to furnish return of income or loss under any other provision of the section। तो ये प्रोविजन दिए गए हैं। अब हम यहाँ पर प्रोसीड क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पर जाते हुए एक चीज का आपको ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा इंटरनेट की कनेक्टिविटी आपको स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी। तो भाई ये यूटिलिटी जो है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है, फिर जो डाटा आपने फिल किया है वो हो सकता है आपका सारा लॉस हो जाए। इसके सेक्शन अलग अलग प्रोवाइड किए गए, जनरल इनकम एग्जम्पशन, टैक्स कैलकुलेशन एंड कंप्यूटेशन और अदर्स। तो इसमें जो शेड्यूल्स हैं ये सारे आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि जनरल में तो जो मैंडेटरी सेक्शन है वो तो आ ही रहे हैं ऑटोमेटिकली। इनकम के अंडर में आप देख लीजिए ये सारे प्रोविजन आ रहे हैं। अगर आपका जो ट्रस्ट है वो यहाँ पर चैरिटेबल या रिलीजियस के साथ साथ कुछ ऐसी बिजनेस एक्टिविटीज भी करता है जिससे उसको इनकम आती है, तो उस केस में वो दोनों के लिए ही यहाँ पर कॉमन फॉर्म फाइल होगा। जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन या बिजनेस या अदर सोर्सेज, तो उस केस में ये वाला जो है ये भी ऑटोमेटिकली सारी फाइल इसी के अंडर में जाएगी। बाकी जनरल केस में क्या है कि ये जो प्रोविजंस है ये स्पेशल प्रोविजंस के अंडर में आते हैं, तो फिर आपको आईटीआर फॉर्म दूसरा यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर हम बात करेंगे कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज या बिजनेस प्रोफेशन से होने वाली इनकम के बारे में, तो फिर उसको लिए दूसरा फॉर्म आपको यूज करना पड़ेगा। एग्जाम्पशंस के रिगार्डिंग जो बेसिक एग्जाम्पशंस है ऑटोमेटिकली यहाँ पर दी गई है, और टैक्स कंप्यूटेशन ये तो ऑटोमेटिकली मैंडेटरी है। अदर्स में जो इन्फॉर्मेशन होती है शेड्यूल OAFSI ये जो फॉरेन के रिगार्डिंग कोई अगर कंट्रीब्यूशन आया है, टैक्स रिलीफ है डबल टैक्सेशन के अकॉर्डिंग, वो सारे फॉर्म्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको लेकर चलेंगे। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि कुछ मैंडेटरी हैं, जो फील्ड्स हैं वो तो होंगे, बाकी अगर आपके ऊपर ये फील्ड्स अप्लाइड हो रहे हैं तो आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद जो है कंटिन्यू पे क्लिक करते हुए नेक्स्ट स्टेप में जाना है। जनरली जो प्रोविजंस है वो सभी ट्रस्ट या सोसाइटी के ऊपर अप्लाइड नहीं होते हैं। ये आईटीआर फॉर्म जो है ज्यादा बड़ा भी नहीं होता है। इसमें केवल हम दो चीजें देखते हैं, एक तो एप्लीकेशन कि हमारा जो फंड है वो डोनेशन या किसी भी तरह से वो कहाँ से रिसीव हुआ है, गवर्नमेंट ग्रांट से रिसीव हुआ है, कॉर्पोरेट डोनेशन, नॉर्मल डोनेशन, या फिर उसका जो रिसीट है वो किस तरह से हुई है और उसको आपने अप्लाइड किस तरह से किया है। उसके अलावा बेसिक कुछ चीजें यहाँ पर आती है, जैसे पार्ट ए में कुछ मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे एड्रेस हो गया आपका, बेसिकली केवाईसी फॉर्म होता है एक तरह से, और इसमें प्रोविजन जो है वो सिलेक्शन का ऑटोमेटिकली आता है कि आप किस सेक्शन के अंडर में फाइल कर रहे हैं, तो ये आपको सेलेक्ट कर लेना होता है। फिर इसके बाद जो है कि आप सेक्शन 11 की जो एग्जाम्पशन क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने स्पेशली फॉर्म बनाया है ITR 7 को कि सेक्शन 11 के लिए यूज कर पाएंगे। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो फिर ये ऑप्शन चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 13A 13B आ जाएगा और 4C के अंडर में आएगा। ये सारे अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे कि कौन से हमें प्रोविजन के अंडर में फाइल करनी है। तो इस तरह से ये अलग अलग पर्पज के लिए सेम फॉर्म यूज होगा। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए, तो यहाँ पर सेक्शन 11 में एग्जाम्पशन यानी कि 12AA का आपके पास सर्टिफिकेट है। फिर ये पूछ रहा है कि आपने प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है अभी तक, तो आपने अगर यस कर दिया तो उसके बाद आपको उस प्रोजेक्ट का यहाँ पर नाम देना है, उसकी जो एक्टिविटी है वो बतानी है, स्पेशली किस तरह की एक्टिविटी है, और उसका सब क्लासिफिकेशन यहाँ पर आपको देना है। ठीक है, अगर आपने कोई अभी तक ये आपने एक्टिविटी स्टार्ट नहीं किया तो आप इसको नो करेंगे। डिटेल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन जैसे कि मैंने बताया था मैंडेटरी है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो किस सेक्शन के अंदर है। जैसे 12A ओल्ड में प्रोविजंस में होगा 12AA, और ये अदर 10 प्रोविजंस भी दिए गए हैं 1023C AA, और ये प्रोविजन जिसके अंडर में एनजीओ ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन होते हैं, सोसाइटी, और उसकी डेट क्या है, अप्रूवल नंबर, अप्रूविंग अथॉरिटी, जनरली CIT एग्जाम्पशन से आपको मिलता है। और यहाँ पर एक चीज कंफर्म करा रहा है कि ये नए प्रोविजंस के अंडर में हुआ है या फिर ओल्ड के। ये रजिस्ट्रेशन किस तरह से करवाना होता है, एनजीओ का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैसे मिलता है, TE 12AA, इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने वीडियो प्रोवाइड किए हुए हैं। 2-3 वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। मैं आई बटन पर यहाँ पर उनका लिंक शेयर कर दूंगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है तो भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें डिटेल्स ऐड करते हुए हमें प्रोसीड करना है। ठीक है, कुछ मैंडेटरी डिटेल्स हैं वो तो आपको एंटर करनी पड़ेगी, बाकी कुछ जनरल डिटेल्स होती है उनमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। AOPBI का जो है स्टेटस आपको जैसे मैंने बताया था, सोसाइटी, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, अदर AOPBI, तो हम यहाँ पर सोसाइटी अभी एज्यूम कर लेते हैं और फिर इसको सेक्शन 11 में करते हुए ये अगर आपने इनकम टैक्स के अंडर में कोई और अदर प्रोविजंस के अंडर में कोई रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल लिया है तो यहाँ पर उसको ऐड करना होगा। कॉन्टेक्ट डिटेल्स तो आप ऑटोमेटिकली कर लेंगे। फाइलिंग सेक्शन में आपको जो है सेक्शन 39(1) के अंडर में सिलेक्ट करना है अगर आपका टैक्स ऑडिट वाला केस है, क्योंकि अभी टैक्स ऑडिट के
कोडिंग इसकी जो ड्यू डेट है वो बाकी है, अदरवाइज फिर आप जो है एबिलिटी रिटर्न फाइल करेंगे। तो दोनों प्रोविजन आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, जिस भी तरह से आपको लेना है। टैक्स ऑडिट के वाले के लिए अभी डेट बची है, ठीक है। रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट आप लेंगे, ये ट्रांसफर प्रोवाइडिंग के जो प्रोविजंस है वो यहाँ पर अप्लाइड होते हैं। अगर आपके ऊपर ये अप्लाइड हो रहा है तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग यस और नो सेलेक्ट करना है। क्या ये ट्रस्ट या एनजीओ या फिर ये कंपनी किसी दूसरी फर्म में पार्टनर है, तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग, इसके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं या नहीं है, ये भी आपको अपने अकॉर्डिंग चेक करना है। बैंक डिटेल्स, एक बैंक तो आपको कंफर्म करके चलना ही पड़ेगा, उसके बिना जो है नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाएगा। देखिए अगर सिंगल एक बैंक अकाउंट तो आपको लेना ही पड़ेगा, ये तो मैंडेटरी है। अब नेक्स्ट में आता है कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन, ऑडिट वाली डिटेल्स, जैसे कि मैंने बताया था। तो हमने वहां पे ऑलरेडी एबिलिटी रिटर्न सेलेक्ट कर लिया है कि अभी हमारा जो ट्रस्ट है उसकी जो रिसीट है, डोनेशंस है, वो अभी टैक्सेबल लिमिट के अंडर में है, कि वो टैक्स ऑडिट के लिए अभी लायबल नहीं है। अगर टैक्स ऑडिट के लिए लायबल है तो फिर आपको यस करते हुए अभी उसकी टाइम लिमिट जो है वो बची हुई है, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर दोबारा से कंफर्म करवा रहा है यहाँ पर, वेदर एनी of the project institution run by you one of a charitable purpose is advancement of any other object of general public utility, then yes or no। तो ये आपको सेलेक्ट करना है अपने अकॉर्डिंग। अगर आपने एक्टिविटी स्टार्ट की है तो वो किस तरह की एक्टिविटी है उसके सब प्रोविजंस आ जाएंगे। जनरल पब्लिक यूटिलिटी मतलब आप जो है चैरिटेबल पर्पज भी करते हैं और उसके अलावा जो है आपका अदर कोई बिजनेस भी है, तो उसमें आपको इस तरह से लेते हुए आगे बढ़ना है। अगर नो करेंगे तो फिर उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है कि आप जो है केवल चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पज के लिए काम कर रहे हैं। एटीजी का अगर रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है तो अप्रूवल नंबर जनरली जो भी एनजीओ ट्रस्ट होता है सभी के पास ही होता है, क्योंकि जो सामने वाला पर्सन इससे डोनेशन आती है उसको भी इसमें इनकम टैक्स में छूट मिल जाती है। उसका अप्रूवल नंबर और डेट ये आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। एफसीआरए का कोई रजिस्ट्रेशन आपके पास है या नहीं है वो डिटेल्स एंटर करनी है। इज देयर एनी चेंज, अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर में कोई एक्टिविटीज में चेंज किया, जैसे पहले आपका ट्रस्ट चैरिटेबल था फिर आपने चैरिटेबल रिलीजियस बना लिया या चैरिटेबल रिलीजियस दोनों में कन्वर्ट कर लिया, तो आपको यह सब यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेदर लायबल टू टैक्स एट मैक्सिमम मार्जिनल रेट अंडर सेक्शन 164। तो सेक्शन में यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, तो यहाँ पर जो है आपको यस और नो सेलेक्ट कर लेना है। मैक्सिमम मार्जिनल रेट से अगर आपके ऊपर एप्लीकेबिलिटी आती है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। फिर यहाँ रेट ऑफ टैक्स से यहाँ पर टैक्स लगेगा। ये आपकी पहली रिटर्न है, यस और नो ये सेलेक्ट कर लेना है, तो हम यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑडिट इन्फॉर्मेशन में कंफर्म करना है कि आप जो है ऑडिट के लिए लायबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर लायबल होते तो फिर ये डिटेल्स आपको एंटर करनी होती है। और यहाँ पर जो है मेंबर की इन्फॉर्मेशन आएगी, पर्टिकुलर्स ऑफ पर्सन हु वर मेंबर इन एओपी एज ऑन 31st डे ऑफ मार्च। अगर कोई चेंजेस होते हैं और ये बेसिकली वेंचर, ये कैपिटल फंड या इन्वेस्टमेंट फंड के रिगार्डिंग ही जाता है, और जो मेंबर्स एज ऑन डेट नहीं है, तो यहाँ पर इसलिए ऑटोमेटिकली ऑप्शन नहीं आ रहा है। ऑडिट की इन्फॉर्मेशन आ गई, अदर डिटेल्स आ गई, फिर आपको कंफर्म कर देना है। ये जो इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट में, यहाँ पर आपको ट्रस्टी की डिटेल्स एंटर करनी है इस वाले फॉर्म में, कि जो मेन पर्सन फाउंडर या फिर ऑथर या फिर सेटलर है उनकी डिटेल्स यहाँ पर एंटर करनी है। नेम, पैन नंबर, एड्रेस, जनरली आधार की तो जरूरत नहीं होती है। और उसके अलावा जो है बी में नेम ऑफ द पर्सन हु वाज वर ट्रस्टी मैनेजर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो मैनेजर, ट्रस्टी, XYZ जो भी है सबकी डिटेल्स यहाँ पर एंटर करनी है। टोटल जितने भी ट्रस्टी हैं या फिर मैनेजर्स हैं उन सभी की डिटेल्स यहाँ पर आपको एंटर करनी है। एक चीज का ध्यान रखना है कि जो पर्सन लास्ट में ITR वेरीफाई करेंगे उसकी डिटेल्स यहाँ पर मैंडेटरी आनी जरूरी है। कोई भी एक पर्सन जो कि आपके ट्रस्ट के लिए या सोसाइटी के लिए, एनजीओ के लिए ऑथराइज्ड है, उनका यहाँ पर डिटेल्स होना जरूरी है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग आप ट्रस्ट डीड या फिर जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट है उसमें आप चेक करेंगे। नेम ऑफ द पर्सन हु हैज या हैव मेड सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन बी। तो इसके अंडर में अगर आप ये चेक कर लीजिए कि आपकी जो ट्रस्ट है उसके अंडर में जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है सेक्शन 13 में, किसी ट्रस्टी का या फिर मैनेजर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट अगर है, उन्होंने सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर में, तो उनकी भी डिटेल्स यहाँ पर आपको एंटर करनी है। बट एक तरह से देखा जाए तो ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है। और पॉइंट नंबर डी में नेम ऑफ रिलेटिव्स, ऑथर्स, ट्रस्टी, ये भी सभी के ऊपर अप्लाइड नहीं होता है। सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर्स जो होते हैं केवल उसी के ऊपर पॉइंट नंबर सी और डी यहाँ पर अप्लाइड होंगी।
या फिर उन्होंने यहाँ पर लिखा है एंड वेयर एनी सच ऑथर, फाउंडर, ट्रस्टी, मैनेजर और सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर इज ए HUF ऑल्सो द नेम्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंड देयर रिलेटिव। तो स्पेशल केस में आपको पॉइंट नंबर C और D फिल करने हैं। पॉइंट नंबर A और B दोनों चीजें आपको एंटर करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर किसी भी एक पर्सन का डिटेल्स जब तक एंटर नहीं करेंगे तो ये आगे प्रोसीड नहीं करने देगा। चलिए हम बैक टू शेड्यूल्स पर जाकर देख लेते हैं एक बार। अब नेक्स्ट आता है ये वाला पॉइंट नंबर शेड्यूल VC। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये जो है मेन क्राइटेरिया है जहां पर हमें एंटर करनी होती है डिटेल्स, जो कि आपका कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है, डिटेल्स ऑफ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड। तो अगर डोनेशन कॉर्पोरेट डोनेशन है, स्पेसिफाइड डोनेशन के अंडर में स्पेसिफाइड मेंशन किया गया है कि केवल स्पेशल पर्पज के लिए ही फंड का यूज होगा, तो कॉर्पस डोनेशन की कैटेगरी में उसको रखा जाता है। वो वैल्यू आपको यहाँ पर एंटर करनी है। अदर डोनेशंस तो सभी, जैसे पॉइंट नंबर A में गवर्नमेंट ग्रांट आगे या फिर CSR के थ्रू आपने लिया है कि जो कंपनी होती है किसी को CSR एक्टिविटी करनी थी, वहां से आपने ग्रांट ले लिया, स्पेसिफिक ग्रांट या डोनेशन। अगर किसी में कवर नहीं हो रहा तो अदर डोनेशन में आपको डोनेशन आएगा। फॉरेन कंट्रीब्यूशन आपने लिया है तो वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, डोनेशन या अदर कॉर्पोरेट डोनेशन। इसके लिए FCRA का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, जनरल केस में अप्लाइड नहीं होता है। उसके अलावा इन्होंने इसका जो डोनेशन है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर एंटर करनी है, एनोनिमस डोनेशन की, और फिर उसके बाद कंफर्म कर देना है। अब यहाँ पर VC में तो डोनेशन रिसीव का आ गया। अब इसके बाद आता है शेड्यूल AI, डिटेल्स ऑफ एग्रीगेट ऑफ इनकम डिराइव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सक्लूडिंग वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। तो ये शेड्यूल वैसे जनरली स्पेशल केस में अप्लाइड होता है, सभी केस में अप्लाई नहीं होता है। रिसिप्ट फ्रॉम मेन ऑब्जेक्ट्स, इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट्स, या फिर ये तो मेन ऑब्जेक्ट्स की वजह से आ गया। फिर उसमें आपने कोई रेंट लिया है, कोई कमीशन आया है, डिविडेंड इनकम है, इंटरेस्ट इनकम, एग्रीकल्चर इनकम है, या फिर कैपिटल एसेट ट्रांसफर करने की वजह से जो कंसिडरेशन आया है, तो फिर आपको ये वाली चीजें सेलेक्ट करनी है। तो ITR 7 में जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आपका केवल और केवल चैरिटेबल पर्पज है, रिलीजियस पर्पज है, तब तो आपका ITR 7 यूज होगा। उसके अलावा अगर आपका अदर बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस है, तो आपका भी 7 यूज होगा। इसके अलावा आपका अगर सेपरेट है, केवल आप दोनों एक्टिविटी करते हैं, तो भी आपको ITR 7 लेना है। अगर आपका केवल बिजनेस एक्टिविटीज है तो फिर आप जो है बिजनेस वाले नॉर्मल ITRs भी फाइल कर सकते हैं। EOP के केस में जैसे ITR आपकी 5 हो गई और ITR आपकी 6 हो गई, तो उस केस में आप भी फाइल कर सकते हैं। बट अगर NGO है तो उस केस में आपको ITR 7 ही लेनी है। ये एक्टिविटी जनरली नहीं होती है चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट के केस में, पर हो सकता है किसी हॉस्पिटल में दोनों चीजें की होती है। कुछ सर्विस ऐसी होती है जो कि डोनेशन के रूप में आती है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि टैक्सेबल होती है, तो फिर वो आपको ITR 7 के अंडर में यहाँ पर सारी चीजें मेंशन करनी होती है। बेसिकली यहाँ पर दोनों इनकम है तो भी यहाँ पर ये फॉर्म काम करेगा, रिलीजियस चैरिटेबल है तो भी काम करेगा। बट केवल अगर आपका ऑब्जेक्ट केवल और केवल टैक्सेबल इनकम अर्न करना है, मीन्स आप कोई चैरिटी या रिलीजियस एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो फिर अदर फॉर्म्स आपको यूज करने हैं। यहाँ पर फिर आपको एक्सपेंसेस दिखाने हैं कि आपने जो डोनेशन लिया है, जो रिसीट आई है, उसको आपने किस तरह से किसके साइड में खर्च किया है। बेसिकली ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम वाला पार्ट हमने वहां पर फीड कर दिया। अब यहाँ पर एक्सपेंस वाला पार्ट आएगा, रेंट, रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, वर्क, स्टाफ वेलफेयर, एंटरटेनमेंट, एडवांसमेंट, ऑडिट फीस, इंटरेस्ट। ऑडिट नहीं कराए तो ऑडिट फीस आएगी नहीं। उसके अलावा कोई ऐसे एक्सपेंसेस है जो कि यहाँ स्पेसिफाइड नहीं है, तो अदर में आप एंटर करते हो उसको ऐड कर लेंगे। बी में यहाँ पर आता है कि जहां पर आपने खुद से एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ट्रस्ट ने दोबारा से फिर से फर्दर एक्टिविटी की है ट्रस्ट, तो उसके लिए डोनेशन दिया है, रिलीजियस एक्टिविटी के लिए दिया है। इसमें आप चेक कर लीजिए अगर आपने किस तरह का एक्सपेंडिचर किया है ड्यूरिंग द ईयर, तो फिर वो डिटेल्स आपको यहाँ पर एंटर करनी है। डिसअलावेंस में क्या आएगा, बैड डेट्स, कोई प्रोविजन, डोनेशन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कॉर्पस फंड, एनी अदर डिसअलावेंस। तो एक्सपेंडिचर में आपने अगर कोई डिसअलावेंस किया है तो यहाँ पर आपको देना है। एक चीज यहाँ पर सोर्स ऑफ फंड का इसमें आता है कि आपने अगर कोई प्रीवियस ईयर से रिगार्डिंग था, ड्यूरिंग द ईयर इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी या फिर इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो आपने अगर प्रॉपर्टी
कोई प्रॉपर्टी से आपने इनकम अर्न किया और उससे आपने वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मीट किया है, मतलब कैपिटल प्रॉपर्टी से आपने इनकम डिराइव की है, जैसे रेंट की अगर हम बात करें तो उससे आपने कितना रेवेन्यू यहाँ पर प्रोसीड किया है। बेसिकली यहाँ पर आपसे रिकंसिलेशन करवा रहे हैं, जहाँ पे जो डोनेशन आई है या फिर फंड्स आए हैं डोनेशन के रूप में, उससे आपने कितना खर्च किया है, और बाकी जो ट्रस्ट की है, सोसाइटी की, एनजीओ की प्रॉपर्टी है, उससे आपने कितनी इनकम डराइव की है, तो उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर देनी है। इनकम डीम्ड एज एप्लीकेशन इन एनी प्रीसीडिंग, अगर प्रीवियस ईयर में मतलब लास्ट ईयर से उससे पहले सालों में कोई इनकम ऐसी थी जो कि क्लोज टू एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 के अंडर में डीम्ड इनकम मान ली गई थी, तो उसका अगर आपने यहाँ पर एप्लीकेशन दिखाया है तो वो वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी है। या फिर पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है कि इनकम ऑफ अर्लियर ईयर्स जो एक्यूमुलेट 15% तक आप एक्यूमुलेट करके रख सकते हैं, उसमें से आपने खर्चा किया है। हो सकता है ना कि इस बार की इनकम सपोज लीजिए 5 लाख रुपए आई और आपने खर्चा दिखा दिया 7 लाख का, जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है वो आपने किस तरह से मीट आउट किया है, बेसिकली यहाँ पर वो चीज कंफर्म की जा रही है ताकि रिकंसिलेशन हो जाए कि जो रिसीट आई है और जो एक्सपेंस हुए वो बराबर हुए हैं। बोरो फंड के रिगार्डिंग अगर मतलब बोरो फंड से जो आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अगर मीट किया है, फिर कोई अदर रीजन है तो आप दे सकते हैं, जनरली अप्लाइड नहीं होता है। कंफर्म करते हुए डाटा को आपको सेव करते चलना है, तो ये वाला मैंडेटरी हो गया, ये हो गया, ईआर आ गया। अब यहाँ पर आता है कैपिटल अकाउंट के रिगार्डिंग, डिटेल्स ऑफ अमाउंट अप्लाइड टू चैरिटेबल रिलीजियस पर्पज इन इंडिया और फॉर द स्टेट ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में आपने जो एक्सपेंडिचर किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलग से देना है कैपिटल अकाउंट में, जैसे आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी ली है या फिर कोई वर्क ऐसा आप करा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं जो कि CWIP में है, तो वो चीजें आपको यहाँ पर देनी है। कोई नई एसेट आपने परचेज की है ट्रस्ट के नाम पे, और उसका जो सोर्स ऑफ फंड है वो कैसे आपने एक्सपेंडिचर कहाँ से आया, मतलब करंट ईयर से किया है या प्रीवियस ईयर से किया है, बेसिकली एक तरह से रिकंसिलेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है शेड्यूल EC के अंदर। तो ER और EC दो मैंडेटरी शेड्यूल है। ये लॉस कैरी फॉरवर्ड का शेड्यूल है, जनरल जैसे शेड्यूल्स होते हैं। अगर कोई इनकम स्पेशल रेट से टैक्सेबल है तो उसके लिए ये वाली चीजें इन्होंने दी है। उसमें आपको जनरली कैपिटल गेन के जो हेड है जब आप फिल करेंगे तो उसके केस में आएगा 15%, 10%, 20%, तो यहाँ पर आपको वैल्यू देनी है कि जो आपकी इनकम है वो किस किस रेट से अप्लाइड हो रही है, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आएगा, फिर आप एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में आता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। इसके बाद जो कंप्यूटेशन है वो ऑटोमेटिकली कंप्यूट हो जाएगा, जो वैल्यूज हैं जैसे जनरल किसी भी ITRs में आती है उसी तरह से ITR 7 में भी आएगी। बट अगर आपका चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस वाला है और 12 का आपने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है तो फिर आपका कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी। पर उस केस में क्या होता है कि आपको ड्यूरिंग द ईयर में 85% तक आपको एक्सपेंडिचर दिखाने होते हैं, 15% तक आप एक्यूमुलेट करके रख सकते हैं, वो आप बाद में भी खर्च कर सकते हैं। तो 15% वाला क्राइटेरिया इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, पर 12 का आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये पूरी यहाँ पर आपकी कंप्यूटेशन सीट आ जाएगी। बेसिकली कंप्यूटेशन में आपको पता लग जाएगा जो टैक्सेबल इनकम है उस पर कितना कितना टैक्स आ रहा है, ठीक है। तो इसको कंफर्म करते हुए हमें टैक्स कैलकुलेट करना है और बस फिर तो लास्ट में जो शेड्यूल आएगा, अगर आपने कोई टैक्स पेड करा है उसके लिए टैक्स की डिटेल्स यहाँ पर आएंगी। TDS कोई कटा हुआ है, TCS है, या फिर कोई आपने एडवांस टैक्स पेमेंट किया है, उनके चालान से आपको यहाँ पर ऐड कर लेने हैं। और इस वाले शेड्यूल्स के अंदर आपकी रिटर्न फाइल जाएगी इस वाले में। तो अगर सारी डिटेल्स ओके हैं, अभी तो हमने सारे शेड्यूल्स को कंप्लीट नहीं करा है, सारे शेड्यूल्स ओके हैं और पूरी डिटेल्स वेरीफाई हो गई हैं, तो यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ पर अभी जैसे मैं प्रीव्यू करूंगा तो वैसे यहाँ पर मिस्टेक्स आ जाएंगी क्योंकि हमने पूरी फिर ITR में डिटेल्स एंटर नहीं करी है। मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि कौन कौन से शेड्यूल्स का बेसिक जो पर्पज है वो क्या क्या है। एग्रीगेट जैसे शेड्यूल्स ER था, अमाउंट अप्लाइड, आपने रेवेन्यू अकाउंट में कितना अमाउंट को एप्लीकेशन किया है। एक बार ये शेड्यूल सारे मैं आपको दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। शेड्यूल BC में आपका आता है डिटेल्स ऑफ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीट। AI में था आपका एग्रीगेट ऑफ इनकम डिराइव्ड ड्यूरिंग द ईयर एक्सक्लूडिंग वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। ER के अंडर में था आपका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था वो आपने किस तरह से अप्लाइड किए हैं, जो भी आपका डोनेशन लिया है, यहाँ पर एप्लीकेशन बोलते हैं उसको, कि आपने खर्च किस तरह से किया है। अप्लाई का मतलब यहाँ पर ही आता है। इसी में आपके आता है अमाउंट अप्लाइड टू चैरिटेबल रिलीजियस पर्पज इन इंडिया कैपिटल अकाउंट। फिर इसके बाद जो है ये कैरी फॉरवर्ड और लॉसेस के लिए आता है, और शेड्यूल SI जो है आपका
वो आता है स्टेटमेंट ऑफ इनकम विच इज चार्जेबल टू टैक्स एट स्पेशल रेट, और फिर ये जनरल प्रोविजंस है। इसके अलावा अब हम बात करें, अगर ये तो हमारे छोटे से शेड्यूल्स थे, हमने आईटीआर में केवल वही शेड्यूल्स सेलेक्ट किए थे जो हमारे अकॉर्डिंग अप्लाइड हो रहे थे। इसके अलावा भी इसमें यहाँ पर डेट, प्लेस, ये चीजें आ जाएगी, और फिर जैसे हम ये एंटर करेंगे तो यहाँ पर मिस्टेक्स आएंगी कि क्या क्या इसमें अभी भी रेक्टिफिकेशन करना बाकी, पर ऑटोमेटिकली मिस्टेक्स आ गई हैं कि इसमें क्या क्या मिस्टेक्स अभी रह गई हैं, तो इन्होंने यहाँ पर ऑटोमेटिकली बता दिया। जैसे कि हमने टेस्ट की डिटेल्स एंटर नहीं की, तो ये वाली रेक्टिफिकेशन आप करते हुए आईटीआर को फाइल कर सकते हैं कंप्लीटली। इसके अलावा ये तो हमने अपने जैसे सपोज कीजिए कोई बेसिक ट्रस्ट है तो उसके लिए हमने ये डिटेल्स चेक की है, तो उसमें शेड्यूल्स इसमें हमने सेलेक्ट किए थे कि ऑटोमेटिकली ना आए, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, कुछ शेड्यूल्स ऐसे होंगे जो कि स्पेशल केस में अप्लाइड होंगे, जैसे कि फॉरेन एसेट्स वाले हो गए या फिर अदर सोर्सेज की इनकम, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी वाले, तो वो आपको सेलेक्ट करने हैं स्पेशल केस के अंडर में। अदरवाइज तो जो डिटेल्स है वो आपको, अगर दोनों चीजें आपकी रिलीज एक्टिविटी, टैक्सेबल एक्टिविटी दोनों एक्टिविटी है, तो फिर आप सिंगल फॉर्म के अंडर भी इसी में फाइल कर सकते हैं। वीडियो के अंदर सब कुछ कवर किया गया है। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन आती है या फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, फिर ईमेल भी कर सकते हैं, इसमें आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। ITR 7 पढ़ना काफी इजी है अगर देखा जाए तो ITR 5 और 6 के कंपैरिजन में। इसमें क्या है कि बेसिकली दो चीजें है, एक तो आपको जो डोनेशन आया है, रिसीट आया है, उसको आपको किस तरह से फीड करना है, दूसरा आपने जो एक्सपेंडिचर किया है वो किस तरह से फीड करना है। इसमें बेसिकली कोई यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी फीड नहीं करना है, ना ही कोई बैलेंस शीट अपलोड करनी है। तो सिंपल सी ITR है, इस ITR को आप खुद से फाइल करें। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे ईमेल करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। उसके अलावा आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। चैनल पे मेरे काफी वीडियोज आपको मिल जाएंगी, आप जाकर चेक करेंगे तो इसमें मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। ये वीडियो जो आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ, अगर आप स्टूडेंट है या फिर आप अकाउंटेंट है तो भी आपके लिए काफी यूजेबल होंगी। आप वीडियो जरूर देखिए, वीडियो में काफी कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिल जाएगा। ये वाली आज की वीडियो जो कि हमने ITR 7 के ऊपर अपलोड की है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।